जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है कि कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। ये मेरे पास जैसे सॉइल है, इसमें तो न्यूट्रिएंट सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या ये क्रॉप के लिए अवेलेबल हैं? जैसे इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है। तो लेकिन जैसे हम कहते हैं राइस के केस में हमें पीएच चाहिए होता है 6 to 7 का पीएच हमें चाहिए होता है राइस के केस में, वैसा हम क्यों कहते हैं? सबसे पहले हम जो जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट सबसे जैसे इंपॉर्टेंट है तो नाइट्रोजन। जैसे अगर क्रॉप की ग्रोथ हैम्पर ना हो जाए, ठीक है, क्रॉप की ग्रोथ हैम्पर ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें उसकी सॉइल को 6 से 7 का पीएच मेंटेन करते हैं। जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। जो ये जैसे ये क्रॉप का रेजिड्यू है ना, ये क्रॉप का रेजिड्यू है, तो इसी में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, और ये ऑर्गेनिक फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो होते हैं, ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और उनको पीएच की रिक्वायरमेंट न्यूट्रल की चाहिए होती है। तो जब नाइट्रोजन को अवेलेबिलिटी अगर हमें सॉइल को करानी है तो हमें न्यूट्रल पीएच मेंटेन करना पड़ेगा सॉइल का। तो दूसरी चीज़ आती है फास्फोरस की। फास्फोरस हमें पता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और वो जब हाईली रिएक्टिव होता है उसकी वजह से अगर एसिडिक कंडीशन ज़्यादा है तो वो एल्युमिनियम और आयरन के साथ मेनली जुड़कर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। और अगर एल्कलाइन ज़्यादा कंडीशन है या सोडिक कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एपिटाइट बनाता है, और वो भी इनसॉल्युबल होता है प्लांट को अपटेक करने के लिए। इससे पहले मैं पोटेशियम की बात करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो प्लांट है वो अपटेक न्यूट्रिएंट्स कहाँ से करता है? वो सॉइल के सोल्यूशन से करता है, वो पार्टिकल से नहीं करता है। वो सॉइल के सोल्यूशन में जब मान लीजिए जब मैंने पानी मिलाया सॉइल के साथ, तो वो पानी के साथ जब वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उससे अपटेक करेगा वो क्रॉप हमारी उस न्यूट्रिएंट्स को। तो जब हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम जो होता है वो एक मोनोवैलेंट कैटाइन है, और हाइड्रोजन जब अगर एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो गई तो वो उस मान लीजिए ये मेरे पास क्ले पार्टिकल है, ये मान लीजिए ये मेरे पास क्ले पार्टिकल, इसके इर्द गिर्द पोटेशियम इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्ले का नेगेटिव चार्ज होता है और इसके साथ पोटेशियम जुड़ा हुआ है। तो जब हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाएगा और पोटेशियम सॉइल सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर तो ठीक हुआ ना, सॉइल सोल्यूशन में आ गया तो अपटेक कर देगा। लेकिन इससे क्या होता है, इससे लीचिंग हो जाती है, क्योंकि एकदम सारा ही आ जाता है वो सॉइल सोल्यूशन के अंदर पोटेशियम, और उसकी वजह से उसकी लीचिंग हो जाती है और वो अवेलेबल प्लांट के लिए नहीं होता है। और देखो जो सबसे बड़ी चीज़ आती है सॉल्युबिलिटी, अगर जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा न्यूट्रिएंट उतनी ज़्यादा उसका अपटेक होगा उसमें। और दूसरा आता है ऑर्गेनिक देखो सबसे पहले जब डिकम्पोजिशन होगी, जब मिनरलाइजेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी। और तीसरी चीज़ आती है हमारे पास, देखो इससे पहले कि देखो जो सल्फर होता है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये भी डिपेंड, जैसे नाइट्रोजन के केस में था ना उस बैक्टीरिया, वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में था, और सल्फर भी ऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो उसमें भी हम कर सकते हैं, उस जैसे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो है, जैसे जो फंजाई है उसको एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, और नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया को एल्कलाइन से लेकर न्यूट्रल से लेकर एल्कलाइन कंडीशन चाहिए होती है। और दूसरे जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी इनकी भी प्रॉपर्टीज है, ये भी लो पीएच पर अवेलेबल होते हैं। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जैसे हमारे पास आता है आयरन, FeCuMnZn, ठीक है, मोलिब्डेनम आता है, ये बोरोन आता है, ये जो होते हैं जो मेटालिक कैटाइंस होते हैं, मेटालिक कैटाइंस जो होते हैं ये अवेलेबल होते हैं हमारे पास कहाँ पे? जहाँ पर पीएच लो होगी, एसिडिक जहाँ पर कंडीशन होगी, वहाँ पर ये मेटालिक कैटाइंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर उस सॉइल के अंदर अल्कलाइन कंडीशन हो गई तो वो न्यूट्रिएंट जो हो जाते हैं वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ आती है इसमें, देखिए जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्ले का पार्टिकल है, ठीक है, इससे जब वो कैटाइन रिप्लेस हो रहा है, H पॉजिटिव इधर आ रहा है, K पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो रिप्लेस हो रहा है ना, तो यहाँ ये देखो जो इसमें क्ले में नेगेटिव चार्ज होता है, ये दो चीज़ों से होता है। एक होता है ये
आइसोमॉर्फिक सब्सटीट्यूशन से इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और दूसरा आता है किससे, फिनोलिक या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब वो ज़्यादा हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जब इसमें ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और वो भी देखो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी उतनी मतलब एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि एक न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, किसके लिए, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए, फर्टिलिटी को उसके एनहांस करने के लिए। तो हमें अगर क्रॉप की ग्रोथ को हैम्पर नहीं करना है तो हमें रिक्लेमेशन करनी पड़ेगी। पहले हमें सॉइल को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सॉइल जो है ये फीसेबल है इसके लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए। उसको हमें लेबोरेटरी में चेक करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा ये एसिडिक है, एल्कलाइन है कि बेसिक है। तो हमने 3 चीज़ें इसमें देखी। सबसे पहले हमने सॉल्युबिलिटी देखी, उसके बाद हमने कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखी, उसके बाद हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखा। थैंक यू।